नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार। मैं हूं रागिनी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में। दर्शकों, बरसात का मौसम आ चुका है और यह मौसम काफ़ी सुहावना होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी इस मौसम में गंदे पानी और दूषित खाद्य पदार्थों से हमें तमाम तरह के बीमारियों के होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पर लोग दस्त, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन और ख़ास तौर पे फूड पॉइजनिंग, इस तरह की बीमारियों से ज़्यादा दो चार होते हैं, इनकी चपेट में ज़्यादा आते हैं। कुछ और भी तमाम तरह की बीमारियां हैं जिनके बारे में आज के इस अंक में हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करेंगे कि बरसात के मौसम में होने वाली कौन कौन सी ख़ास तौर पर बीमारियां हैं जिनका इलाज हम करके खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप कुमार पांडेय जी, सहायक प्राध्यापक हैं गया मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में आम तौर पर होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। देखिए, रागिनी जी ने आपने ठीक बताया कि बरसात का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान लोग जब कुछ ठंडक या पानी का बौछार होता है तो इसको बहुत लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग सब लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग पानी में भीग के पॉन्ड्स में, तालाब में, इस सब में स्नान करने में या भीगने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी के बाद हम लोग परेशान रहते हैं। तो जिस तरह हम लोग एंजॉय करते हैं, इस तरह से प्लांट्स भी जो हैं, पेड़ पौधे भी एंजॉय करते हैं। और ये जो बैक्टीरियाज हैं या वायरसेज हैं या ये मच्छर हैं, ये लोग भी एंजॉय करते हैं। इन लोगों के लिए भी बड़ा ये सुहाना मौसम होता है और इसलिए इन लोगों का ग्रोथ होता है। तो एंजॉय तो हम लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ में बहुत से खतरे भी बढ़ जाते हैं हम लोगों के लिए। बहुत सारी बरसाती बीमारियां, बहुत सारी, हाँ, बरसात के चलते बहुत सी बीमारियाँ होने की चांसेस बढ़ जाती हैं जी। जैसे कि देखिए, पानी रहने के चलते, लॉगिंग होने के चलते मच्छरों का ब्रीडिंग बढ़ जाता है। तरह तरह के जो मच्छर हैं जो कि डेंगू फैलाते हैं, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया फीवर है, टाइफाइड के लिए बैक्टीरियाज जो होते हैं, बैक्टीरियाज हो जाते हैं। पानी जो है कंटामिनेटेड हो जाता है, जिसके चलते डायरिया वगैरह होने के चांसेस हो जाता है। जॉन्डिस जो है, हेपेटाइटिस ए, इस समय में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है जी। इसके अलावा बहुत से वातावरण के चलते, जैसे लोग माथा में दर्द, कहीं कि ज़्यादा सर में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, मसल पेन हो रहा है, मेंटल जो प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब की केसेज भी बढ़ जाती हैं। तो तरह तरह के रोग जो हैं इन बैक्टीरियाज, इन वायरसेस एंड कंटामिनेशन, पानी के कंटामिनेशन होने के चलते, वाटर के कंटामिनेशन होने के चलते, पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, पोल्यूशन होने के चलते, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के चलते बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। बहुत से रोगी हम लोग के पास में विभिन्न सिम्टम्स को लेके, लक्षण लेके हम लोग के पास आते हैं, जिसमें इसका हम लोग उसको देखना पड़ता है, उसका इलाज करना। डॉक्टर साहब, हम यहाँ यह जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में भीगने पे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। आप एक एक कर इन बीमारियों का नाम बता दें, क्या लक्षण है, इसका क्या इलाज है। देखिए, भीगने के चलते हम लोगों का, जैसे कि आप बहुत गीला कपड़ा पहने हुए हैं, आपका शरीर कपड़ा जो है भीग गया, आपका जूता भीग गया, मोजा भीग गया, बहुत ज़्यादा देर तक भीगे आप रह जाते हैं, सिर भी भींगा हुआ फिर रहता हाँ है। फिर आप एक बैग गर्म में जाते हैं, कभी कभी एयर कंडीशनर में आप लोग घुस जाते हैं, जिसके चलते टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और डिफरेंस ज़्यादा होने के चलते इसमें मौका मिल जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होगा और सूजन हो जाती है, जिसके चलते बैक्टीरियाज एंड वायरसेस का ग्रो करने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसमें वायरल डिजीज जैसे कि फ्लू होना, ना सर्दी खांसी होना या एलर्जी वाला जो डिजीज है, सब फ्लेयर अप कर जाता है, ये सब बढ़ जाता है। या कभी कभी जोड़ वगैरह में अगर जो अर्थराइटिस का पेशेंट है और टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, जैसे ह्यूमिडिटी बाहर में है या प्रेशर एक बार कम हुआ या टेम्परेचर जो वेरी कर रहा है, इसके चलते आपके जॉइंट
का फ्लूइड जो है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, या फ्लूइड जो है सो जॉइंट से बाहर निकलता है, और इसके चलते जितने नर्व्स वगैरह हैं उस पर प्रेशर डालता है, जिसके चलते नर्व पेन या जोड़ में दर्द या मसल पेन, या अगर माइग्रेन का पेशेंट है तो हो सकता है कि माइग्रेन वाला प्रॉब्लम बढ़ जाए। अगर सर्दी खांसी होती है तो साइनस वगैरह के पेशेंट हैं तो साइनस वगैरह बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत से एलर्जन रहते हैं जो कि वातावरण में या पानी में घुला रहता है, या जितना मड बन जाता है, कीचड़ बन जाता है बाहर में, उसमें बहुत से वायरसेज या बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इस सब के आप कंटैक्ट में आते हैं, जिसके चलते आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, और इस तरह की डिजीज़ जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर सर्दी खांसी हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को बचना चाहिए हो नहीं। वायरल इन्फेक्शन जो होता है, फ्लू होता है या इन्फ्लुएंजा होता है या कोल्ड होता है या रनिंग नोज वगैरह होता है, एलर्जी वगैरह के चलते हैं, तो ये सब सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होते हैं। और हम लोगों को अपना बॉडी रेसिस्टेंस ठीक रखने के लिए कुछ दवाइयाँ, विटामिन सी हमारे बॉडी रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। अगर हम ऐसा चीज़ लें, ऐसा फल लें, ऐसा खाना लें या उसका टैबलेट्स लें जिसके चलते हमारा बॉडी रेसिस्टेंस बढ़े, और बॉडी रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको ये डिजीज़ होता भी है तो बढ़ने नहीं देगा और बहुत जल्दी इसको लिमिट कर देता है। वायरल डिजीज जो होता है सेल्फ लिमिटेड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रग की ज़रूरत नहीं होता है, केवल सिम्टोमेटिक सिम्टम लक्षण को कम करने के लिए, जैसे पैरासीटामोल हम लोग देते हैं दर्द कम करने या बुखार कम करने के लिए देते हैं। अगर गले में खसखसाहट हो रही है, फाइनेंजाइटिस जिसको बोलते हैं, रनिंग नोज अगर हो रहा है तो कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स हम लोग देते हैं। अगर हमको लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, देन हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं। अभी आपने कहा कि विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को आप बता दें कि किन खाद्य पदार्थों में विटामिन सी होता है। हाँ, और दर्शक क्या ले, अपने आहार में क्या शामिल करें। हाँ, विटामिन सी देखिए रस वाला फल जितना रहता है, जैसे नारंगी हो गया, नींबू लेते हैं, आंवला लेते हैं, हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आंवला का सेवन हम लोग करें। सलाद जो होता है इसमें लें, हरी सब्जियाँ जो हम लोग खाते हैं ये सब में है विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी का अमरूद लेते हैं, बहुत रिच होता है। तो ये सब चीज़ जो है इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा आप चाहते हैं तो इसके टैबलेट्स भी मिलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की गोलियां मिलती हैं, आप अलग से ले सकते हैं उसको। इसके अलावा इस खाना पीना में अपना ये सब जो आंवला हो गया, नारंगी हो गया, मौसमी हो गया, या जितना जूसी फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी रिच होता है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स जितने होते हैं ये सब रिच इन विटामिन सी होता है। हरा सब्जी वगैरह लेते हैं आप, ये सब रिच होता है। तो इन सबों का सेवन बढ़ा देना है। इसके अलावा दही वगैरह जो लेते हैं हम लोग, दही खाइए, घट खाइए, आपका पेट का प्रोबायोटिक्स जो रहते हैं आपके पेट में, ये सब का बढ़िया से ग्रो करे, जो बढ़िया अच्छे। सही बात है डॉक्टर साहब, अभी बरसात के मौसम में पाचन संबंधी गड़बड़ी भी काफ़ी बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि अच्छे से हम लोग सोने नहीं पाते हैं। इसके अलावा डाइजेशन में जैसे हम जितने जो पचाने वाले हमारे पाचन तंत्र है थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, और अम्ल जो पचाने वाले एंजाइम्स हैं इनका सिक्रीशन भी कम होता है, बढ़िया से नहीं आदमी सोने पाता है। या कंटामिनेटेड फूड्स वगैरह ले लिए, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जैसे कि आप खाना पीना खा रहे हैं कंटामिनेटेड हो गया, तो ये सब के चलते फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस हो जाता है और डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम होने लगता है। इसके चलते पेट का जो संबंधी है, जैसे लूज मोशन होना, वोमिटिंग होना या इनडाइजेशन होना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, पेट में ढकार आना, ये सब प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग जिसको कहते हैं, पेट फूल जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम लेके हमारे पास रोगी आते हैं लोग, और इन लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि आप जैसा युगट होता है, ये दही हो गया, छाछ, ये सब का सेवन आप बढ़ाइए, जो कि प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। कुछ टैबलेट्स भी मिलते हैं, इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं प्रोबायोटिक्स से, ये सब भी हम लोगों को लेना चाहिए, जिसके चलते हमारा पाचन तंत्र और हम लोग का जीआईटी जो है वो सही रहे। तो दर्शकों, अभी आपने डॉक्टर साहब से ये बेहद ही अच्छी जानकारी प्राप्त की कि विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को हम अपने भोजन में शामिल करके बरसात के इस मौसम में खुद को इन बरसाती बीमारियों से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक चीज़ बताया कि पेट फूल जाता है, तो ये कॉमन डिजीज़ है, बरसात के मौसम में अक्सर
बहुत सारे घरों में लोगों को ये समस्याएं हो जाती हैं, तो अचानक अगर ये समस्या हो जाए तो क्या आप कुछ घरेलू उपचार हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, घरेलू उपचार में तो हम लोग सिरका वगैरह लेते हैं या नींबू का पानी लेते हैं, या थोड़ा खाना पीना पर कंट्रोल कर दें, थोड़ा कम हम लोग खाएं, गर्म पानी पिए। इसके अलावा लेना है तो छाछ वगैरह लें हम लोग, या दही घोल के ले सकते हैं। ये सब लेने से ये सब का एंटासिड का काम करता है। इसके अलावा ड्रग्स दवा भी मिलती हैं कुछ गैस का या एसिडिटी कम करने के लिए, जो कि डाइजिन वगैरह ये सब मार्केट में ऑन द टेबल मिलेगा आपको। बहुत से हम लोग आइएगा तो उसके अनुसार हम लोग प्रेस्क्राइब भी करते हैं। पीपीआई सब जो कहते हैं, एंटासिड्स जो रहते हैं, ये सब का हम लोग देते हैं। बहुत से एंजाइम्स मिलते हैं, बाज़ार में मिलते हैं। और बहुत से एंजाइम जैसे हम लोग खाना पीना में एंजाइम्स है, नींबू वगैरह है, ये सब सुपाच्य है। सिरका वगैरह लेते हैं, सुपाच्य है। माठा दही लेते हैं, सुपाच्य है। गर्म पानी का सेवन करें, सुपाच्य है। तो इस तरह से हम लोग ये सब, यानी एंजाइम युक्त सिरप अपने घर में हमेशा रखना है। रखिए, या कैप्सूल भी रखिए। एंजाइम अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो बहुत सी एंजाइम युक्त दवाइयाँ मिलती हैं मार्केट में, तो आप ले सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श करके लीजिए, या ऑन डिमांड भी आप दुकान पर भी जाके ले सकते हैं। ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जो कि OTP है, जो कि अवेलेबल हैं दुकान पर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। जी, अभी आपने 2 बीमारियों के बारे में कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे दर्शकों को बताया था, टाइफाइड और जॉन्डिस। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि इन दोनों बीमारियों का लक्षण क्या क्या है, कैसे हम समझ जाएं कि हमें टाइफाइड हो गया है या जॉन्डिस हुआ है, और लक्षण जानने के बाद हम इसका उपचार किस तरह कर सकते हैं, किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं। देखिए, जॉन्डिस में ज़्यादा वाटर बॉर्न जो होता है, जैसे कि बरसात के दिन में वाटर बॉर्न डिजीज ज़्यादा होते हैं। तो जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए होता है। ऐसे तो हेपेटाइटिस के बहुत से वेराइटीज़ हैं। हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस डी होता है, ई है, बहुत सा है। लेकिन वाटर बॉर्न जो होता है 2 ही होता है, एक हेपेटाइटिस ए होता है और हेपेटाइटिस ई होता है। और ज़्यादा कॉमन जो है हेपेटाइटिस ए होता है। तो कंटामिनेटेड वाटर लेने से, जैसे इन्फेक्टेड कोई आदमी जो इन्फेक्टेड है और उसका मल मूत्र जो है किसी न किसी तरह पानी से कंटामिनेट कर दिया, या वो अपना हाथ वॉश करने के लिए जैसे टच करता है, फुमाइट करते हैं, जो अपना बिस्तर को साफ़ करता है, उसके बाद नल को छू देता है, टच करता है तो नल पर लग गया, उसको दूसरा आदमी पकड़ता है उसको, तो उसके हाथ में लग गया, उसके हाथ में लगने से उसके मुंह में जा सकता है। दूसरा एक तो है कि मक्खियाँ भी बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर है या कंटामिनेटेड कीचड़ है या कोई भी चीज़, कोई खाना वाना भी है कंटामिनेटेड है, टाइफाइड के बैक्टीरिया से कंटामिनेट हो गया, संक्रमित हो गया है, तो उस पर अगर मक्खियाँ बैठती हैं, वहाँ से आके आपके खाने पर बढ़ जाती हैं। उस खाने को जब आप खाते हैं तो इस तरह से आपके शरीर में वो इन्फेक्शन जो है चला जाता है। तो इस तरह से फैलने का डर रहता है कि जब कंटामिनेटेड हवा ही चल रहा है, या किसी तरह से आपके खाने में जो संक्रमित चावल है या कोई खाद्य पदार्थ है या पानी है, किसी न किसी तरह से वहाँ से आपके शरीर में चला गया। एक तो बोलते हैं हम लोग फेको ओरल रूट। फेको माने कि पैखाने से मुंह में जाना। कोई आदमी बिस्तर करता है, इसलिए अभी जो हम लोग सुलभ शौचालय या घर में शौचालय के लिए हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, बाहर में जो लोग गंदगी करते हैं, इसको रोकने का मेन पर्पस है कि बहुत बड़ा रोग का कारण है कि फेको ओरल डिजीज ट्रांसमिशन जो होता है डिजीज़ का, पैखाने से मुंह में चले जाने का, ये मक्खियों के चलते या हवा के उड़ने के चलते या पानी कंटामिनेटेड पानी आपके जो पानी पी रहे हैं उससे किसी तरह से संक्रमित हो गया हो, या आपके शरीर में ओरली आपके पेट में चला जाता है, इस तरह से इन्फेक्शन फैला देता है जी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी हम लोग को समाधान करना होगा। और ये जॉन्डिस जो है और टाइफाइड भी इस तरह से कंटामिनेशन होकर ही फैलता है। तो इसको रोकना है। अगर किसी घर में टाइफाइड का पेशेंट है तो उसका बाथरूम वगैरह थोड़ा अलग करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि संक्रमण नहीं हो और भी लोग उससे संक्रमित न हो। उसे खाना या पानी या कपड़ा जो यूज़ करता है या बेसिन वगैरह, ये सब जो है सो कंटामिनेट नहीं हो, नहीं तो एक दूसरे में फैल सकता है। फीको ओरल रूट से इसका इन्फेक्शन होता है।
आपने लक्षण के बारे में पूछा, जी। तो टाइफाइड में देखिए इसमें क्या होता है कि फीवर होना, सर में दर्द होना, सर्दी खांसी भी हो सकती है, और स्टेप लैडर टाइप का धीरे धीरे एक दिन आज जितना बुखार है इससे दूसरे दिन और बेसी बढ़ गया, तीसरे दिन और बेसी बढ़ गया, और इस तरह से लो ग्रेड से हाई ग्रेड की तरफ बढ़ते चला जाता है। दूसरा बात है कि ये गैस्ट्रिक है, पेट से संबंधित रोग होता है। ये इसका टाइफाइड का जो कारण हो वो आपके अतड़ी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसके इन्फेक्टेड होने के चलते टाइफाइड फीवर होता है। तो इसमें पेट का भी लक्षण सब मिलेंगे, जैसे पेट में कहीं के दर्द रहता है, या लूज मोशन से, या गैस बनना, या इंडाइजेशन होना, ये भी लक्षण लेके आ सकता है पेशेंट। दूसरा है उसका टंग वगैरह जो सब कोटेड रहता है, खाने की इच्छा नहीं होगी, शरीर में दर्द, और बहुत सुस्त आदमी रहता है। तो इस तरह से जो लक्षण मिलते हैं इससे हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि टाइफाइड है। उसके बाद इसका पैथोलॉजिकल जांच, उसका खून जांच, पेशाब जांच, पैखाना जांच, ये सब करवाने के बाद हम लोग इस नतीजे पर आते हैं कि ये टाइफाइड का पेशेंट है, और उसके अनुसार उसको दवा देते हैं। बहुत से हम लोग के एंटीबायोटिक्स हैं, उस सब का हम लोग फुल कोर्स देते हैं, जिससे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जॉन्डिस जो होता है, हेपेटाइटिस ए, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ये वायरल डिजीज होता है। इसमें किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है, खुद ठीक हो जाता है। केवल सिम्टोमेटिक दवाई दिया जाता है, खाना पीना में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, सुपाच्य भोजन दिया जाए, ज़्यादा चले फिरे नहीं, और प्लेंटी ऑफ वाटर उसको लेना होता है। प्लेंटी ऑफ वाटर बरसात के दिन में लेना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आपको जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन होगा, आपके जो मांस हैं या सेल्स टिश्यूज हैं जो सिकुड़ जाते हैं, इसके चलते आपके शरीर में स्टिफनेस आ जाता है, और स्टिफनेस होने के चलते आपको पेन होगा, चलने में आपको लगेगा कि दर्द होता है, मसल पेन ये सब होते रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए बरसात के दिन में खास करके। जी, और उबला हुआ पानी पीना चाहिए, जैसा कि आपने बताया है। कंटामिनेशन नहीं है, उबाल कर ही पानी पिए तो अच्छा है। इसके अलावा प्रिवेंशन का सबसे बढ़िया तरीका है कि बाहर का चीज़, जैसे जितना काट कर लोग फल वगैरह बेचते हैं, या बहुत सा ओपन टाइप का आपका वेंडर्स बेचते रहते हैं रोड के किनारे, ये सब को एकदम अवॉइड करना चाहिए इस समय। यहाँ से वो सब हवा में उड़ते हुए बैक्टीरिया, पानी में मिला हुआ बैक्टीरिया, ये सब जो है सो उसको संक्रमित कर देगा, और उसको खाइएगा तो फिर ये सब डिजीज़ जो हैं, पानी से फैलने वाले डिजीज़ जो हैं, ये सब आपको होने के चांस बढ़ जाते हैं। जी, ये तो हुआ जॉन्डिस और टाइफाइड के बारे में। अभी हर घर में एक कॉमन समस्या देखने को मिल रही है, आंखों से संबंधित परेशानी, जैसे कि आई फ्लू। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सबको आई फ्लू हो जा रहा है। तो ये आई फ्लू कैसे हो जाता है, और इसका इलाज क्या संभव है, कैसे हम लोग इसका उपचार कर सकते हैं? आई फ्लू जो होता है, इसमें देखिएगा कि रेड आई हो जाता है, आँख जो है सो लाल हो गया, आँख से बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगता है, स्वेलिंग भी हो जाता है, नाक से पानी गिरने लगता है। इस तरह से देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आँख वायरल इन्फेक्शन, जनरली ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के चलते है। इसे आँख लाल होने का बहुत से और भी कारण है, बैक्टीरियल हो सकता है, किसी केमिकल से भी इरिटेट होकर हो सकता है, या एलर्जी के चलते भी हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस होता है। लेकिन ये जो है सब वायरल आई फ्लू जो भी है, ये एक वायरल होता है, और ये एक दूसरे से, लोग कहते हैं कि एक दूसरे को देखने से हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आँख का जो भी सिक्रेशन है, तो लोगों में है। जी हाँ, इसका कारण एक घर में भी, एक फैमिली के भी लोग हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आई फ्लू हो जाता है अगर किसी को, तो और फैमिली मेंबर बोलते हैं कि इससे दूरी बना के रखना है, नहीं तो दूसरों को भी हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए इसका कारण मैं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म क्या है। एक्चुअली आई फ्लू में क्या होता है कि आँख आपका कंजक्टिवा इन्फेक्टेड हो गया वायरस से, सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन जो होता है वो आँख से नाक में, नेज़ोनेक्टाइमल डक्ट होता है, आँख से आपके नाक में आता है सिक्रीशन, और वहाँ से आपके मुंह में चला जाता है, माने कि माउथ में जाता है जी। तो होता क्या है कि ये जो लैक्रिमल है, आपका जो आंसू है, या जो सिक्रीशन है, ये इन्फेक्टेड है, वायरस से इन्फेक्टेड है। होता क्या है कि आपके नाक में है, नाक से आपके मुंह में है, और उसके बाद आप बातचीत करते हैं तो आपका जो थूक निकलता है, या स्पूटम जो निकलता है, वो चारों तरफ फैलता है, और वो फ्लू वो आपके आँख में जाके इन्फेक्ट कर सकता है। इस तरह से दूरी अगर आपसे नहीं बनाए रहेंगे तो कुछ दूरी पर जाकर आप खड़े भी रहिएगा,
आप उससे टच भी नहीं कीजिए, इसके बावजूद भी आपके आँख में वो चला जाता है। स्पुटम जो है फोमाइट बन के या छोटा छोटा कण के रूप में ये वायरस जो है से स्प्रेड करता है चारों तरफ, और अगल बगल के लोग जो हैं उनके आँख में चला जाता है और उनके आँख में से इन्फेक्टेड हो जाता है। इस तरह से बहुत तेज़ी में ये आई फ्लू फैलता है, और घर में भी या अगल बगल या समाज में या ट्रेन में आप जा रहे हैं या कोई भी भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाते हैं, और अगर वो आदमी आपसे बातचीत करता है या छींकता है या खांसी कर देता है या बात भी करता है तो आपका बहुत सा इन्फेक्टेड होने की संभावना बढ़ जाती है, चारों तरफ फैलता है। इसके चलते आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं जी। तो आई फ्लू से बचने का क्या कोई उपाय है? आई फ्लू से बचना है कि आप नेजल मास्क वगैरह लगाइए और इन्फेक्टेड लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए, और जिन लोगों को हो गया है उन लोगों को कन्फाइंड होना चाहिए, अपना घर में रहें, अपना सामान सेपरेट, अपना रुमाल, अपना गमछी, अपना बाथरूम या टॉयलेट वगैरह जहाँ भी जाते हैं उसको टच ज़्यादा नहीं करें, और हैंड वॉश करना या अपना शरीर को वॉश करना, इस सब पर ध्यान देना ही चाहिए आदमी को, सब बचाया जा सकता है। तो आई फ्लू से ग्रसित लोगों को क्या कोई आप मेडिसिन भी बताएंगे अभी? देखिए, वायरल होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। आँख वाले डॉक्टर के पास जाने से वो लोग उसका कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं जो कि सूदिंग हो, जो जलन वगैरह होता है या एलर्जी टाइप का कोई चीज़ हो, ईचिंग वगैरह हो रहा है तो हम लोग सिम्टोमेटिक दवा देते हैं उसके अनुसार से। और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो सेंकना या पानी से धोना, आँख आके हमेशा पानी से धो लीजिए, और 2-4 दिन में अपने ठीक हो जाता है। इसके अलावा बॉडी रेसिस्टेंस अपना ठीक रहिए, जो कि हमने बताया था कि विटामिन सी वगैरह ये सब लीजिए, बी कम्प्लेक्स वगैरह लेते रहना चाहिए, रिच डाइट लेते रहिए, इससे आपका बॉडी रेसिस्टेंस ठीक रहे। अगर उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी जैसे कॉर्निया वगैरह या आइरिस वगैरह ये सब इन्फेक्टेड हो जाता है जो कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है, तो इस समय में आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ से जाइए, उसका स्पेशल ढंग से जांच करके देखा जाता है कि कितना वो डैमेज किया है और उसको क्या इलाज किया जाएगा, वे लोग करते हैं। यानी आई फ्लू होने पर दर्शकों आपको चिकित्सक से संपर्क करना होगा और अपना अच्छी तरह इलाज कराना होगा, नहीं तो आई फ्लू बढ़ने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम यहाँ जानना चाहेंगे त्वचा संबंधी बीमारियों के बारे में, जो कि बरसात में ख़ास तौर पर देखने को मिलता है। दांत, खाज, खुजली, इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल। देखिए, ह्यूमिडिटी बढ़ने के चलते, जैसे बरसात के सीजन में टेम्परेचर वेरी करता रहता है। कभी देखिएगा कि बहुत ठंडा हो गया, पानी पड़ा तो ठंडा हो गया, उसके बाद सूरज निकल गया तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया। तो अगर दांत, खाज, खुजली हो जाए बारिश में भीगने के बाद, अक्सर लोग खुजली करना शुरू कर देते हैं, तो वो दांत का रूप भी ले लेता है, तो ऐसे में लोग कौन सी दवाइयाँ? नहीं, दवाई नहीं, पहले मैं कारण बता देता हूँ आपको कि क्यों होता है। अच्छा। तो हम अगर उससे बचे तो हम लोग इसको रोक सकते हैं, देन दवा हम लोग लेंगे। तो होने का कारण है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, इसके चलते फंगस जितने होते हैं, फंगस जो रहते हैं, आपको जितनी जनरली जो होता है फंगल डिजीज इसमें होता है ज़्यादा, और दांत खाज जो होता है ये सब जनरली फंगस के चलते होता है, या बहुत से माउल्स होते हैं, माइट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि आँख से नहीं दिखाई देते हैं, और डंप रहने के चलते, आर्द्र रहने के चलते कपड़ा या अलमीरा में आप रखे हुए हैं, वो जो है सब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के चलते या आर्द्रता बढ़ जाने के चलते उस सब में इस सब का ग्रो स्मेल करने लगते हैं, शायद कपड़े भी स्मेल हो जाता है, ग्रो ये लोग करने लगते हैं। और उस कपड़े को जब आप पहनते हैं तो अगर आपको उससे एलर्जी है तो आपको नोचनी टाइप का होगा, अगर फंगस है तो आपके शरीर उसको इन्फेक्ट कर देता है, कंटेमिनेट करता है, और इसके चलते आपको वहाँ पर फंगल डिजीजेज हो जाते हैं। तो ये हो जाए तो हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं डॉक्टर तो इसको साहब? देखिए, रोकने के लिए है कि आप सूखा कपड़ा पहनिए हमेशा, जितना कपड़ा अगर धूप मिलता है तो धूप दिखाइए, और नहीं तो आयरन कीजिए उस पर, आयरन कर दीजिए सब इस तरह से, आप देखिएगा कि कपड़ा जो है आपका गर्म हो गया और फंगस वगैरह मर जाते हैं जी। ठीक है। देन हम लोगों को ट्रीटमेंट जो है इसके लिए एंटी फंगल हम लोग को देखना होगा कि ये एलर्जी के चलते है कि फंगस के चलते है कि माइल्ड्स के चलते हुआ कि पैरासाइट्स किस तरह के कारण से हुआ है, और हम उसका ट्रीटमेंट उसी के अनुसार करेंगे। यानी हमको एंटी फंगल देंगे। हाँ, फंगस त्वचा को अपने सूखा रखना है, सबसे पहले कि रोके हम पहनना है। और डिजीज जब हो गया तो डॉक्टर उसको देखेगा और हम लोग
डिसाइड करते हैं कि किस कारण से हुआ, ये फंगस के चलते है, कि कोई पैरासाइट्स के चलते है, कि माउल्स के, कि एलर्जी के चलते हुआ, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते हुआ है। इसको हम लोग डिसाइड करते हैं और उसी के अनुसार एंटी फंगल, एंटीबायोटिक या माउल्स के लिए या एंटी एलर्जिक ड्रग्स देते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रिवेंट करें, होने नहीं दें। अच्छा। नहीं होने देना कि हमने उपाय बताया। डॉक्टर साहब चलते चलते एक और बेहद ही गंभीर बीमारी ही इसको कहेंगे हम, बाल झड़ने की समस्या बरसात में काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसके बारे में आप देखिए मोस्ट कॉमन शब्दों में बता दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं रागिनी जी। इसमें देखिए जनरली होता क्या है कि बाल झड़ने का बहुत से कारण है। बाल का अपना एक टाइम भी होता है कि इतने समय में बाल जो है से टूट जाता है। तो बरसात में लेकिन ये समस्या बढ़ बता जाती रहा हूँ है। मैं इसी पर आ रहा हूँ। डैंड्रफ वगैरह जो होता है, फंगल इन्फेक्शन डैंड्रफ होता है। और इस समय क्या होता है कि जनरली लोग डैंड्रफ से ग्रसित रहते हैं, लोग खास करके लेडीज लोग, जो कि डैंड्रफ रहता है। और इस सीज़न में, बरसात के सीज़न में, मैंने बताया था कि फंगस का ग्रोथ बढ़ जाता है और डैंड्रफ भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डैंड्रफ के चलते भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो हम लोग के यहाँ है, हम लोग के बिहार में, हम लोग के इंडिया में हम लोग देखते हैं कि हेयर फॉल का कारण जो है सो फंगल इन्फेक्शन यानी डैंड्रफ के चलते होता है। हम लोगों को डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करें, हटाने वाले शैम्पू का यूज करना चाहिए, जो होते हैं वो सब का यूज़ करें। एंटी फंगल जो ड्रग्स होते हैं वो सब का यूज़ किया जाएगा, तो इसको रोका जा सकता है। इसके अलावा रिच जैसे विटामिन सी, बी कम्प्लेक्स, बायोटीन वगैरह ये सब विटामिन होते हैं जो को मजबूत करते हैं, हेयर्स को मजबूत करते हैं। तो ये सब का सेवन करने से भी आपका हेयर जो है सो बचेगा। तो डॉक्टर साहब, आपने आज के इस अंक में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी बरसात में होने वाली बीमारियों और उनके इलाज के संबंध में, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज आपने बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि वर्षा ऋतु में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और इनका इलाज किस तरह संभव है। लेकिन हम चलते चलते आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप बारिश के इस मौसम में अपने खान पान के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतें, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, तभी आप इस सुहावने मौसम का आनंद ले सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी नए स्वास्थ्य विषय पर और अधिक जानकारी के साथ हम फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रागिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।